हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 की केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है नॉर्मलता। नॉर्मलता को अंग्रेजी में नॉर्मेलिटी भी बोला जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता इंग्लिश में इसको नॉर्मेलिटी बोला जाता है, नॉर्मेलिटी। और इसको बेटा जो डिनोट किया जाता है, इसको कैपिटल एन से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है? कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो नॉर्मलता को किससे लिखा जाता है? कैपिटल एन से लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नॉर्मलता है क्या। तो नॉर्मलता में बेटा हम लोग करते क्या है कि किसी भी सोल्यूशन, हमारे पास कोई सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन की हम सांद्रता को किसमें नापते हैं? नॉर्मलता में नापते हैं। तो कहीं ना कहीं सांद्रता को नापने, किसी विलयन की सांद्रता को देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नॉर्मलता का उपयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में? अब अगर हम नॉर्मलता की परिभाषा की बात करें, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है? तो यहां पर बेटा ये क्या है? 1 लीटर आयतन, 1 लीटर आयतन बोलो या 1 लीटर विलयन बोलो, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की भार, क्या कहलाएगा? ग्राम तुल्यांक की भार। 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की भार को ही हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। कहीं कहीं बुक में ये लिखा होता है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो आप या तो तुल्यांक की भार लिख लीजिए, या तो आप ग्राम तुल्यांक की भार लिख लीजिए, या ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी लिख सकते हैं। तो दोनों ही सही है, आप जो लिखना चाहो। तो आप चाहो तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या भी लिख सकते हो या ग्राम तुल्यांक की भार भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अब यहां पर सवाल ये है कि जैसे मैं ये जानता हूं कि जैसे हमने पिछली क्लास मोलरता और मोललता में हम मोल निकालते थे, वैसे ही यहां पर हम क्या निकालेंगे? ग्राम तुल्यांक की भार निकालेंगे। तो ग्राम तुल्यांक की भार, तो ग्राम तुल्यांक की भार बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांक की भार बराबर होता है भार और बटे बेटा क्या हो जाएगा आपका? तुल्यांक की भार। क्या हो जाएगा? भार बटे तुल्यांक की भार। अब यहां पर देखो, ये भार को आप W से लिखेंगे और किसका भार हम निकाल रहे हैं बेटा? यहां पर ग्राम तुल्यांकों की संख्या किसके निकाले? विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल ले। इसके विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो ये आपका भार WB हो जाएगा और तुल्यांक की भार को E से लिखा जाता है। किसका तुल्यांक की भार निकाल लेंगे हम? B का लेंगे, यानी विलय का लेंगे। तो ये हो जाएगा EB। और यहां पर यानी ग्राम तुल्यांक की भार की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? हम सर लिख सकते हैं, तो नॉर्मलता को N से लिखेंगे। तो ग्राम तुल्यांक की भार की जगह बेटा क्या लिखेंगे? आप लिख सकते हैं WB बटे EB, और अपॉन 1 लीटर आयतन यानी 1 लीटर विलयन है, तो आयतन को V से लिखा जाता है। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? V, और यहां पर इन लीटर। अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां पर हमें करना क्या है कि इस लीटर को हमें ml में कन्वर्ट करना है। तो जब लीटर को देखो, ये EB कहां आ जाएगा? V के पास आ जाएगा। तो WB लीटर को ml में कन्वर्ट करना, तो 1000 से मल्टीप्लाई अपॉन ये EB आ जाएगा V के पास, क्योंकि हर संख्या के बटे में 1 होता है। तो ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा बेटा इसके पास। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो यहां पर आपके पास क्या बचा? तो ये हो जाएगा EB और इनटू क्या हो जाएगा? V और इन ml। अब यहां पर आप लोग अगर गौर से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो मोलरता और नॉर्मलता के फार्मूले में ज्यादा फर्क नहीं है। मोलरता में जो यूज किया गया है वहां पर ये अणुभार यूज किया गया, MB का यूज किया गया है, जबकि नॉर्मलता में क्या यूज किया गया? EB यानी तुल्यांक की भार का उपयोग किया गया। बाकी दोनों के फार्मूले में कोई कहीं अंतर नहीं है। परिभाषा भी मोलरता की परिभाषा क्या थी कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती। और यहां पर इसकी परिभाषा क्या है कि 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है? नॉर्मलता कहलाती है। तो ये आपकी परिभाषा, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको अणुभार निकालने के लिए दे दिया जाता था, आप अणुभार आसानी से निकाल लेते थे।
लेकिन यहाँ पर तुल्यांकी भार को निकालना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आज हम आपको तुल्यांकी भार निकालना सिखाएंगे और किस तरीके से, चाहे वो एसिड हो, चाहे कोई बेस हो, या कोई परमाणु है, या कोई साल्ट हमारे पास, तो हर एक कंपाउंड यानी वो जिस कैटेगरी का हो, अगर वो एसिड का है, जो बेस का है, या फिर मान लीजिए वो आपका कोई साल्ट है या आपका कोई परमाणु है, तो उनका जो तुल्यांकी भार होगा वो अलग अलग निकलता है। बात क्लियर है? परमाणु अणुभार में क्या होता था, जितने भी आइटम्स आपको दिए जाते थे उनके हम परमाणु भार को जोड़ देते थे, अणुभार निकल आता। पर यहां पर ऐसा नहीं है। तो यहां पर हर एक कैटेगरी का जो हमारे पास स्पीसीज होगी, चाहे एसिड हो, चाहे बेस हो, चाहे साल्ट हो, तो उसके लिए तुल्यांकी भार निकालने के अलग अलग तरीके, जिनको हम क्या करेंगे आगे देखने वाले हैं। आप इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बेटा अब हम लोग क्या सीखेंगे कि तुल्यांकी भार किस तरीके से निकालते हैं, यानी हमें ईबी की जरूरत पड़ेगी। जब भी हमें नॉर्मलता निकालना होगा तो हमें ईबी की जरूरत पड़ेगी। अब ईबी में सबसे पहले तो आपको यह पहचानना होगा कि जब आप नॉर्मलता निकालेंगे तो उसमें आपने एसिड लिया है कि बेस लिया है, कि आपने कोई साल्ट लिया है, या फिर आपने कोई तत्व लिया है या कोई परमाणु लिया है। तो इस तरह से हमारे पास कई कैटेगरियां हो जाती हैं और हर एक कैटेगरी का अपना तुल्यांकी भार क्या होता है, अलग अलग निकलता है। तो इसी तरीके से सबसे पहले आप एक बात को समझ लीजिए, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार को इंग्लिश में बोला जाता है इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब ये इक्विवेलेंट मास है और इक्विवेलेंट मास को ई से लिखा जाता है, ये आप जानते हैं, हाँ, ई फॉर इक्विवेलेंट मास। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है अणुभार बटे संयोजकता। अणुभार मतलब मॉलिक्यूलर मास, संयोजकता मतलब वैलेंसी। अब संयोजकता क्या होती है? तो बेटा किसी भी परमाणु के द्वारा जो बंध बनाने की जो क्षमता होती है वही उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। यानी कोई भी परमाणु जितने बंध बना पा रहा है, या उसमें हम ये कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी क्या कहलाएगी, संयोजकता कहलाएगी। ठीक है, मैं सर बहुत जल्द वीडियो बना के डाल दूंगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, तो संयोजकता का मतलब क्या हुआ, तो संयोजकता यानी ये वैलेंसी होगी। अब यहां पर जो मेरे पास पहली कैटेगरी है वो मेरे पास है तत्व का तुल्यांकी भार। अब मुझे क्या निकालना है, किसी तत्व का तुल्यांकी भार। तो मैं यहां पर लिख दूं ई और यहां पर मैं लिख दूं तत्व। ई का मतलब तुल्यांकी भार किसका, तत्व का, या ई एलिमेंट भी आप लिख सकते हो, ई एलिमेंट भी लिख सकते हो, ई एलिमेंट। तो इसका क्या होगा, देखो तत्व बेटा जो होता है वो अकेला होता है, यानी परमाणु अकेला होता है ना। तो उसका अपना क्या होगा, परमाणु भार होगा, उसका अपना क्या होगा, परमाणु भार होगा। तो परमाणु भार बटे संयोजकता, यानी परमाणु भार और बटे यहां पर नीचे क्या हो जाएगी, संयोजकता हो जाएगी। ये है कहानी किसकी, किसी भी एलिमेंट का अगर मुझे क्या निकालना, तो तुल्यांकी भार निकालना। अब यहां पर देखिए परमाणु भार को आप लोग जानते हैं ए से लिखते हैं, और संयोजकता यानी वैलेंसी है। तो वैलेंसी को वैसे तो चलिए हम वैलेंसी को वैलेंसी लिख देते हैं, इंग्लिश में इसको वैलेंसी बोला जाता है, फिलहाल कोई बात नहीं। और परमाणु भार को एटॉमिक मास बोला जाता है। वैलेंसी के लिए कोई सिंबल नहीं। अब यहां पर देखिए जैसे कि एग्जांपल हमने ले लिया, हमने लिखा ई सोडियम। अब सोडियम एक तत्व है, सोडियम का मुझे परमाणु भार नहीं क्या मुझे निकालना है, तुल्यांकी भार निकालना है। तो मैं ऊपर क्या लिखूंगा, सोडियम का परमाणु भार। तो सोडियम का परमाणु भार को, सोडियम का परमाणु भार क्या हो जाएगा, ए, और इसकी संयोजकता है, नीचे क्या लिखोगे, वैलेंसी लिखोगे। तो ए अपॉन क्या हो जाएगा, वैलेंसी। अब बताओ इसकी संयोजकता, इसका परमाणु भार कितना होता है, 23, और इसकी संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। इसकी संयोजकता क्या होती है, 1, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 पाया जाता है, तो इसलिए इसकी संयोजकता कितनी हुई, 1। तो इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा, 23 आएगा। अगर आपको इसी तरह से EMG का बनाना है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए अपॉन, और इसकी संयोजकता बेटा कितनी होती है, 2 होती। मैं डायरेक्ट अब लिख देता हूं, जो भी हो आप लोग लिख लीजिएगा। इसी तरह से मुझे ई एल्युमिनियम का करना होगा, जैसे
तो ए अपॉन इसकी संयोजकता कितनी है, 3 होती है, तो ये भी जो इसका होगा वो आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से किसी भी तत्व का आप क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी भार बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये हमने एक कैटेगरी यहां पर देख लिया। यहां तक कोई दिक्कत है? आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं दिक्कत है आप इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम इसके बाद एसिड पे देखते हैं। अब बेटा आगे देखिए, अब हम निकालेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। तो अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, इसके लिए फार्मूला होगा ई एसिड। ई मतलब तुल्यांकी भार किसका, एसिड का। तो एसिड का तुल्यांकी भार निकालना है, तो वो बेटा होता है अणुभार, यानी अणुभार को एम से लिखा जाता है, अणुभार बटे क्षारकता। क्षारकता का मतलब होता है बेसिसिटी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बेसिसिटी। अब ये क्या है, आपका बेसिसिटी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सर एसिड होते क्या है। तो पहले हम एक नजर एसिड पे डाल लेते हैं, और उसके बाद फिर आगे हम कैसे देखेंगे कि बेसिसिटी क्या होती है, उसको भी समझ लेंगे। तो आप लोगों ने अपनी लोअर क्लास में या 10th क्लास में या 6-7 क्लास में पढ़ा रखा कि अम्ल क्या हो। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में घोलने पर वो H+ आयन देते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। एक सिंपल सी परिभाषा है कि आप लोग जानते हैं कि किसी पदार्थ को जब हम पानी में डालते हैं या पानी में हम उसको घोलते हैं, वो तो H+ आयन देता है। तो जो H+ आयन दे रहा वो हमारा क्या होता है, अम्ल होता है। मतलब जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूं कि जैसे मान लीजिए HCl है, और HCl को आपने पानी में डाला, और जैसे आप HCl को पानी में डालते हैं तो ये H+ और Cl- में टूट जाता है। तो यहां से आपको क्या मिल गया, H+ मिल गया, इसका मतलब HCl क्या है, अम्ल है। लेकिन आज हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि अम्ल और क्षार को और किस तरह से पहचाना जा सकता है। तो याद रखना, ये बात नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, कि अगर किसी भी अधातु के साथ, मैं अधातु कह रहा हूं यानी ये नॉन मेटल है, क्या है, ये नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल के साथ क्या है सर, अगर नॉन मेटल के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हो, क्या कहा सर आपने, मैंने कहा कि अगर किसी अधातु के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हो, डायरेक्ट यानी नॉन मेटल के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हो, दैट मींस वो हमारा क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है, यानी एसिड कहलाता है। क्या गजब की बात बताई, अगर नॉन मेटल के साथ अगर OH डायरेक्ट जुड़ा हो तो वो हमारा बेटा क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है, यानी अम्ल कहलाता है। लेकिन इसी में थोड़ा सा और यहां पे, अगर कभी भी, तो क्षार क्या होगा, यानी क्षार का मतलब यहां पर बेस क्या होगा। तो सर यहां पर आपने क्या लिया है, अधातु लिया है, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे सर, धातु ले लेंगे। यानी धातु का मतलब यहां पर क्या है सर, मेटल है। और अगर सर मेटल के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हो तो दैट मींस वो क्या है, हमारा बेस। क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा सा हमें पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपने देखा CaOH का होल ट्वाइस, आपने देखा NaOH का होल ट्वाइस, आपने देखा KOH देखा है ना, आपने देखा CuOH का होल ट्वाइस, ये आपने देखे। अगर आप गौर से देखेंगे ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, और ये भी मेटल, चारों की चारों मेटल है। और मेटल के साथ देखिए डायरेक्ट OH जुड़ा कि नहीं जुड़ा। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, तो ये एक OH, ये एक OH। सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है, ये देखिए 1 OH। पोटेशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 OH। यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2, तो Cu यानी 1 OH ये और 1 OH ये। आप क्या देख रहे हैं कि मेटल के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा कि नहीं जुड़ा। मेटल के साथ जब डायरेक्ट OH जुड़ा होगा तो दैट मींस वो सर हमारा क्या है, क्षार है। तो यहां पर जितना OH होगा, मेटल के साथ जितना OH यहां पर जुड़ा होगा, वो उसकी क्या कहलाएगी, अम्लता कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अम्लता कहलाएगी। यानी ऐसा पदार्थ जो OH+ दे रहा है, तो OH+ की जो संख्या होती है, उस OH+ की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, क्षारक, सॉरी अम्लता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्लता बोलते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अब मुझे तो चाहिए क्षारकता ना, तो किसी भी कंपाउंड के द्वारा या किसी भी एसिड के द्वारा जितने H+ दिए जाएंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता कहलाएगी। सीधी सी बात है।
अब यहाँ पर थोड़ा सा आप एग्जाम्पल पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर HNO3, ये HNO3, फिर मैंने यहाँ पे लिखा H2SO4 लिख दिया, हाँ लिख दिया। यहां पर मैंने लिखा H3PO4 लिखा, और फिर यहां पे मैंने लिखा H3PO3 लिख दिया। अब यहां पर अगर मैं इनकी संरचना को बनाऊं तो देखो सोडियम बीच में है तो सोडियम को ऐसे बना दिया। देखो अब एक ऑक्सीजन, देखो अगर कंपाउंड के अंदर O और H हैं तो वो हमेशा साथ ही रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर तो ये एक OH हो जाएगा, एक OH का काम खत्म। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है तो ये डबल बॉन्ड बना लेगा। अभी एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन बच गया ना, तो एक ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दान कर देगा, तो ये इसकी संरचना होगी। H2SO4 यानी सल्फर है, तो सल्फर की वैलेंसी कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि सल्फर अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, फैला सकता है, क्योंकि इसके बाद डी ऑर्बिटल खाली होता है तो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर देता है। क्योंकि मन में एक विचार कभी कभी आ जाता है, सर ऑक्सीजन और सल्फर एक ही वर्ग के हैं, तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी 2 होती है पर सल्फर की 6 कैसे हो गई। तो सल्फर क्या कर सकता है, अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, जबकि ऑक्सीजन नहीं बढ़ा सकता, इसलिए सल्फर की वैलेंसी कितनी हो गई, 6 हो गई। अब सल्फर की वैलेंसी जब 6 हो गई तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2, यानी 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर 2H बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, 2H बना लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 6 वैलेंसी है, एक इसके साथ जुड़ जाएगी और एक इसके साथ जुड़ जाएगी, क्लियर। यहाँ पे H3PO4 को देखिए, तो यहाँ पर याद रखना, इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिए। H3PO4 हो या H3PO3 हो, हाइड्रोजन फास्फेट और ये हाइड्रोजन फास्फाइड है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो फास्फोरस होता है उसकी एक खास बात यह होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ एक डबल बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा, वो फिक्स है। फिर OH एक साथ जाएं या फिर ना जाएं, वो एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो यहां पर सपोज करिए इसने क्या किया, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना दिया, सीधी सी बात है। तो बचा कितना OH, 3 OH और 3 ऑक्सीजन बचा। तो ये देखिए 3 OH, इस तरीके से इसके 3 OH जुड़ गए। अब यहां पर देखिए H3PO3 है, तो इसकी एक खास बात क्या थी, डबल बॉन्ड बनाएगा, एक OH और बेटा यहां पर क्या है, ये एक OH है, तो ऑक्सीजन तो 3 यूज हो गया, हाइड्रोजन 2 यूज है, यानी एक हाइड्रोजन यहां पर। अब एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं कि अगर किसी भी कंपाउंड में जितना OH होगा वो उतना ही H प्लस देगा। क्या कहा मैंने, मेरी बात ध्यान सुनो, किसी भी एसिड में जितना OH या किसी भी कंपाउंड में जितना OH होगा उतना ही H प्लस मिलेगा। अब जरा यहां पे सोच समझ के मुझे जवाब दो, सर इसमें से कितना H निकलेगा, यहां से सर कितना H निकलेगा, तो सर यहां से सिर्फ एक H प्लस निकलेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर OH सर कितना है, 1। तो इसकी जो क्षारकता होगी वो कितनी होगी, जरा बताइए दिमाग लगा के। तो इसकी मतलब सर इसकी क्षारकता कितनी होगी, 1 होगी। तो यहां से H प्लस कितने निकलेंगे, 1, तो क्षारकता कितनी हुई, 1। यहां से मेरे बच्चे बताओ H प्लस कितना निकलेगा, सर 2 निकलेगा, एक यहां से एक यहां से, तो यानी 2 H प्लस निकलेंगे, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही? यहां पर देखिए OH कितना है, OH कितना है, 3 है, तो ऐसे कितना H प्लस निकलेगा, 3 निकलेगा, तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यहां से OH कितना निकले, यहाँ पे OH कितना, 2, तो कितना H प्लस निकलेगा, 2 H प्लस निकलेगा। इसका मतलब सर इसकी क्षारकता कितनी हो गई, 2 इसकी क्षारकता हो गई। अगर ये आपको यहाँ पे ना दिख रहा हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि सर यहां से H प्लस कितना निकल रहा है, 2 H प्लस निकल रहा है। ये बात आपको मोटी मोटी समझ में आती। तो यहां पर क्षारकता का सीधा सा मतलब ये कि वो एसिड कितने H प्लस दे रहा, तो जितना H प्लस देगा वो उसकी क्षारकता कहलाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई। अधातु के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हो तो वो अम्ल है, और धातु के साथ डायरेक्ट OH जुड़ा हो तो वो क्या है, क्षार है। ये बात हम लोगों ने इतना सीख लिया, यहां तक कोई समस्या नहीं। अब हमारा टॉपिक पे हम आ जाते हैं कि सर एसिड का तुल्यांकी भार किस तरह से निकालेंगे। तो बड़ी आसानी से एसिड का तुल्यांकी भार निकालेंगे। क्यों, क्योंकि सर हमने क्षारकता निकालना सीख लिया, और जब हमने क्षारकता निकालना सीख लिया तो तुल्यांकी भार क्या, तो चुटकियों में हो जाएगा ना। तो आप इसको जल्दी से नोट करें, फिर हम आगे बात करते हैं।
ठीक, आगे देखिए बेटा, अब हमें क्या करना है, एसिड का तुल्यांकी भार निकालना है। तो पहला अगर एग्जांपल हम ले लें EH2SO4। अब यहां पर सबसे पहले हमें क्या करना होगा, H2SO4 का अणुभार लिखना होगा। अब यहां पर H2SO4 एसिड है, तो यहां से कितना H प्लस निकलेगा, 2 निकलेगा, इसलिए इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट क्षारकता, अब आप लीजिएगा इसका लिख के जो भी वैल्यू है कैलकुलेट कर लीजिएगा। जैसे यहां पर मुझे लिखना है EHNO3। अब यहां पर एक बात बताइए, M3 का ऊपर मैं क्या लिखूंगा, अणुभार M, और यहाँ H निकलेगा 1 निकलेगा, इसलिए इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी 1। आगे सॉल्व कर लीजिएगा, यहां से लिखना HCl लिखना है, तो इसका अणुभार M हो जाएगी 1 हो जाएगी, H3PO4, तो इसका अणुभार M हो जाएगा, और यहां से कितना H प्लस निकलेगा, 3 निकलेगा, इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिंपल सी बात। या मेरे पास लिखा E3 पर इसका ये लॉजिक, ये हमारी बात लेकिन अगर बाहर निकलना हो तो ताकि आपको समझ आसानी रहे, किसी भी क्षार किस तरीके से डाल। तो ये मैं इधर बनता हूं, पोर्शन ये तीसरा की भार तो की भार और किसका, क्षार का, तो ई बेस बराबर ऊपर बेटा क्या होगा, अणुभार के नीचे बार हो जाएगा अम्लता यानी एसिडिटी। अब पेट में जो होती है वो एसिडिटी नहीं है ये एसिडिटी है, वो कितना OH माइनस दे रहा है, वो उसकी क्या कहलाती है, एसिडिटी कहलाती है। क्लियर है, यानी उतने इतने OH चाहिए जो जितने H प्लस को खत्म तो ये एसिडिटी कुल मिला। बहुत ज्यादा भयंकर होती है, तो ऐसा लगता है कि उल्टी कभी आती है, तो उल्टी आते समय होती है, पेशेंट से बहुत और लार में क्षार बहुत हमारे जलान है ना, जो पेट से जा रहा है उसकी अम्लता को क्या कर रहा है, खत्म कर दे रहा है ना, जो उसका एसिड वाला गुण है उसको क्या कर रहा है, वो खत्म कर रहा है, इस वजह से। ठीक है, बात याद रखना। तो आप देखिए मुझे जैसे निकालना E, एग्जाम्पल में देखिए NaOH, मुझे इसका बेस NOH का निकालना है, तो जब मुझे NOH का निकालना है तो इसका M और इसकी देखो अम्लता कितनी हो जाएगी, कितना OH है, 1 है, ये लो। क्लियर है, OH का होल ट्वाइस, M कितने OH हैं, 2, ये लो, है ना बेटा। अगर मुझे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का निकालना होगा मेरे बच्चे, तो ये M हो जाएगा, अब कितने OH हैं, 3 हैं, ये तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई, यहां पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप आसानी से इसका निकाल सकते हैं। क्लियर है, अभी जैसे मान लीजिए आपको यहां पे इसका निकालना है EAgOH का, अब इसका हमें मान लो क्या निकालना है बेटा, बताइए, इसकी हमें क्या निकालनी है, इसका तुल्यांकी भार निकालना। अब ये क्षार है, पहचान ले, क्योंकि ये मेटल है, मेटल के साथ OH जुड़ा तो मतलब क्षार है, पहचान लिया, और क्षार है तो क्षार का निकालने के लिए ऊपर अणुभार होता है, नीचे क्या लिखते हैं, अम्लता लिखते हैं। अम्लता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत यहां तक। तो अब हम लोग आगे इसके बाद जो चौथा नंबर आ रहा है वो हमारे पास क्या है, साल्ट, और हम जानते हैं कि अम्ल और क्षार को मिलाने से क्या बनता है, साल्ट बनता है, और जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको आगे हम देखते हैं, आप इसको जल्दी से नोट करिए। तो बेटा देखिए, अब हमें क्या निकालना है, लवण का तुल्यांकी भार। लवण मतलब होता है साल्ट। साल्ट बनता कैसे है, पहले इसकी तो बात कर ले थोड़ा सा। तो बेटा कभी भी आप एसिड में बेस मिलाओगे, और जब एसिड बेस के बीच आपस में रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या बनता है, साल्ट बनता है।
साल्ट यानी लवण बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर बनता है। चलिए एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। एसिड में मैंने HCl ले लिया और बेस में मैंने NaOH ले लिया बेटा। और यहां पर देखिए होता क्या है, यहां से ये दो भागों में टूटेगा, ये H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस में टूटेगा, ये भी दो भागों में टूटेगा, Na प्लस में टूटेगा और OH माइनस में टूटेगा। तो हमेशा प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, तो H प्लस OH माइनस मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। और यहाँ पर देखिए Na प्लस और माइनस जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। तो यही जो बना है यही हमारा क्या है, साल्ट है। और ऐसी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपसे कोई पूछे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो अम्ल और क्षार को मिलाने से जल तथा लवण बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर देखिए H प्लस और OH माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं, यानी H प्लस और OH माइनस चार्ज आपस में खत्म हो रहे थे, यानी उदासीन हो रहे हैं। इस वजह से इसको उदासीन अभिक्रिया बोला जाता है। तो अब यहां पर बात समझ में आ रही है कि जैसे कोई साल्ट है, अब ये साल्ट में देखिए Na पर 1 प्लस और Cl पे माइनस, तो हमेशा आगे वाला पॉजिटिव होता है और पीछे वाला निगेटिव होता है, ये बात आपको पता है। क्योंकि हमने आपको एक वीडियो बनाया था, शायद मुझे याद आ रहा है, रासायनिक यौगिकों का सूत्र बनाना व नाम, तो उस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, कितने H प्लस किस पे रहेंगे, कितने माइनस किस पे रहेंगे। क्लियर है। अब आगे देखिए, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर। जैसे सपोज करिए मेरे पास है E, अब मुझे क्या निकालना है, साल्ट का निकालना है। तो पहले मैं तो फार्मूला लिख देता हूं कि E साल्ट निकालेंगे कैसे। तो E और ये बेटा साल्ट है, तो इसका M अपॉन क्या होता है, धनावेशों की संख्या, धनावेशों की संख्या। ये बेटा क्या है, धनावेशों की संख्या। ये तो हमने आपको बात समझाई थी, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ये इसको मैं मिटा देता हूं, जरूरत नहीं। आगे देखिए, धनावेशों की संख्या, सॉरी क्या है, संख्या। अब एक एग्जांपल मैं लेता हूं, इजी एग्जांपल, NaCl, वही लिया NaCl। अब देखो आगे एक Na प्लस बनाता, Cl माइनस बनाता, तो M, अब धनावेश कितना, एक ही तो है, एक, जो भी वैल्यू है अपना लिख लेना, M निकाल लेना, इसका NaCl का M निकाल लेना है, फिर रख देना ECaCO3। अब ये देखिए M, यहाँ पे देखिए CO3 माइनस 2 तो कैल्शियम प्लस 2 चार्ज बनाता है ना, इसलिए धनावेशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। आप ले लिए Na2CO3 M, और यहाँ पर देखिए एक Na पर 1 प्लस, तो 2 Na पर 2 प्लस, तो टोटल धनावेश इतना हो जाएगा। या आपने ले लिया ENaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, तो देखिए Na पर 1 प्लस आएगा, तो M और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी आप लवण का क्या कर सकते हैं, तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि नॉर्मलता क्या होती है और किस तरह से तुल्यांकी भार को निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो थी तुल्यांकी भार को निकालना। आप लोग इतना सीख गए, इसको घर पे जाके आप 1-2 बार पढ़ाई करिएगा, और जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं इसको आप कम से कम 2 से 3 बार आप देखिएगा, नहीं समझ में आ रहा आपको एक एक बात समझ में आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, चीजें समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक करें और साथ में क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, यानी जो भी आपके साथ लोग रह रहे हैं उनको सबको क्या करिए, शेयर करिए, ताकि सभी लोग इस क्लास का लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।